स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में 500 से 1200 ईस्वी के बीच में कई प्रसिद्ध राजवंशों ने शासन किया। उन्हीं में से एक था राष्ट्रकूट राजवंश। तो सबसे पहले हम इनका प्रारंभिक इतिहास देख लेते हैं। दक्षिण भारत में चालुक्यों के पतन के बाद राष्ट्रकूट वंश ने एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया और इन्होंने लगभग 225 वर्षों तक शासन किया। राष्ट्रकूटों का मूल स्थान महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के लट्टलूर को माना जाता है। इस क्षेत्र में कन्नड़ भाषा बोली जाती थी और यहाँ से राष्ट्रकूट बरार गए, जहाँ पर 640 ईस्वी के लगभग राष्ट्रकूट वंश के नन्न राज ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के सामंत के रूप में शासन किया। तो हमें प्रारंभिक राष्ट्रकूट शासकों में नन्नराज का नाम भी मिलता है, लेकिन नन्नराज स्वतंत्र शासक नहीं थे, वो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के सामंत हुआ करते थे। अब यह राष्ट्रकूट शब्द कहाँ से आया? यह राष्ट्र अथवा प्रांत के प्रमुख को राष्ट्रकूट कहा जाता था, तो वहीं से आया राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट यानी जो राष्ट्र या प्रांत का प्रमुख हो। अब हम देखते हैं प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासकों के बारे में। हम सभी राजाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना 752 ईस्वी के लगभग दंती दुर्ग ने की थी। इसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोनों ही तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। पहले दंती दुर्ग वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन का सामंत था। उसने कीर्तिवर्मन को पराजित कर दक्षिण के बड़े भाग पर आधिपत्य कर लिया। दंती दुर्ग भी वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन का सामंत हुआ करता था। उसको पराजित किया, फिर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उसने कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालवा, लाट और टंक पर विजय प्राप्त करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। दंती दुर्ग ने कई उपाधियां भी धारण की थी, जैसे महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि। दूसरा प्रसिद्ध शासक था कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग का कोई पुत्र नहीं था, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बना। कृष्ण प्रथम ने वातापी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त कर दिया और आधुनिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के एक बड़े हिस्से और मध्य प्रदेश तक अपने राज्य का विस्तार किया। साथ ही कृष्ण प्रथम की एक और उपलब्धि है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रसिद्ध शासक था ध्रुव। ध्रुव ने शासक बनने के बाद वेंगी के चालुक्यों, पल्लव नरेश और मैसूर के गंग शासक को पराजित किया। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। जो कन्नौज था उस पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल शासकों के बीच में संघर्ष चल रहा था। इसी को कहा गया त्रिपक्षीय संघर्ष, क्योंकि ये 3 पक्ष थे तो त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, इसमें भाग लेने वाला पहला राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव। ध्रुव ने गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बनाया था और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। इस पर प्रश्न पूछा गया है, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। अब हम देख लेते हैं ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, क्योंकि कई बार इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कन्नौज पर नियंत्रण उत्तर भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। कन्नौज उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण नगर था। गंगा और यमुना नदी के बीच में स्थित होने से उपजाऊ क्षेत्र था, व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। पहले कन्नौज हर्षवर्धन के अधीन था, यानी हर्षवर्धन की राजधानी था। हर्षवर्धन की जो मृत्यु हो गई उसके बाद में कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर लगभग 200 सालों तक 3 महाशक्तियों के बीच में संघर्ष चलता रहा। ये 3 शक्तियां कौन कौन सी थी?
गुजरात एवं राजपूताना के प्रतिहार, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, दूसरे दक्षिण के राष्ट्रकूट और तीसरे बंगाल के पाल शासक। इनके बीच में, इन तीनों के बीच में ये संघर्ष चला कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर। इसी 3 शक्तियां थी, इसलिए कहा गया त्रिपक्षीय। इस संघर्ष में अंतिम सफलता प्रतिहारों को मिली थी। बहुत लंबे समय तक, करीब 200 साल तक चला, तो अंतिम तौर पर प्रतिहार शासकों को इसमें सफलता मिली थी। अगला राष्ट्रकूट शासक था प्रसिद्ध गोविंद तृतीय। दक्कन में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो ध्रुव तो पहला शासक था, गोविंद तृतीय ने भी इस संघर्ष में भाग लिया था। साथ ही इसने पल्लव, पांड्य और गंग शासकों को भी पराजित किया। इसके शासनकाल को राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, क्योंकि इस समय तक राष्ट्रकूट राज्य की सीमाएं भी काफ़ी विस्तृत हो गई थी और राष्ट्रकूट जो राज्य था वह शक्तिशाली हो गया था। फिर एक प्रसिद्ध शासक था अमोघवर्ष। अमोघवर्ष को पूर्वी चालुक्यों और गंगों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। यह योग्य शासक होने के साथ ही विद्वान भी था। ये एक अच्छा लेखक भी था, स्वयं विद्वान शासक था। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष ने की थी और कन्नड़ भाषा में की थी। ये स्वयं तो विद्वान था ही, इसके दरबार में बहुत से विद्वानों को आश्रय भी मिला हुआ था। उसमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध विद्वान भी थे, जैसे कि आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के रचनाकार महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति के रचनाकार सक्तायना, इनके जैसे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। और ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया था। फिर एक प्रसिद्ध शासक था कृष्ण तृतीय। यह एक प्रतापी शासक था। इसने चोल शासक परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया था। तो तक्कोलम युद्ध किसके बीच हुआ था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक परांतक प्रथम के बीच में। चोलों को पराजित करके इसने कांची और तंजौर पर अधिकार कर लिया था और ये रामेश्वरम तक पहुंच गया। दक्षिण भारत में, जो भी वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है, रामेश्वरम तक पहुंच गया था। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। इसके राजदरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो कन्नड़ भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे पौन्न, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी और ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क था, जिसे चालुक्य शासक तेलप द्वितीय ने पराजित करके राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। तो चालुक्य शासक तेलप द्वितीय ने सिर्फ कर्क को पराजित किया और इस तरह से राष्ट्रकूट वंश का पतन हो गया। अब हम देखते हैं राष्ट्रकूटों की प्रशासनिक व्यवस्था। राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि उत्तर भारत की सीमाओं को भी छू रहा था। तो इतने विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो कि उन्होंने बनाई थी। तो इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो राजा और सामंत आधारित प्रशासन था। यानी राजा वैसे तो राज्य और सेना का प्रमुख होता था, सभी शक्तियों का स्रोत होता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी, लेकिन जो राष्ट्रकूट राज्य था वो एक सामंतों के संघ की तरह था। यानी राज्य का जो कुछ क्षेत्र था वहाँ पर राजा का सीधा नियंत्रण होता था और बाकी जो राज्य था वो सामंतों के अधीन था। ये सामंत राजा के अधीन ही रहकर शासन करते थे, राजा को लगान देते थे और युद्ध होने पर, ज़रूरत पड़ने पर सैनिक उपलब्ध करवाते थे। तो इस तरह से राजा और सामंत आधारित प्रशासन था। राज्य के अधीन, राजा के अधीन बहुत से सामंत शासन करते थे और ज़रूरत पड़ने पर वो राजा की मदद करते थे, साथ ही राजा को टैक्स भी देते थे। जो राज्य की प्रशासनिक प्रणाली थी वो गुप्त काल, हर्षवर्धन और चालुक्यों की शासन प्रणाली से समानता रखती थी। अब अगर हम इसको प्रशासन के विभाजन को देखें कि प्रशासनिक इकाइयाँ कौन कौन सी थी, तो जो राज्य था वो राष्ट्र या प्रांत में बटा हुआ था, प्रांत विषय में बटे हुए थे और विषय भुक्ति में बटे हुए थे। तो जो राष्ट्र या प्रांत का प्रमुख था वो राष्ट्रपति या प्रांतपति कहलाता था, विषय का प्रमुख विषयपति कहलाता था, भुक्ति का प्रमुख
भोगपति कहलाता था। तो इस तरह से प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। जो प्रांतों के अधीन विषय थे वह आधुनिक जिलों की तरह होते थे, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसी तरह से होते थे विषय। भुक्ति उनसे छोटी इकाई थी या गांवों के समूह थे। गांव के यानी 10 गांव, 20 गांव, 30 गांव के जो समूह होते थे उन्हें कहा जाता था भुक्ति। प्रांत और जिला स्तर पर शासन चलाने के लिए राष्ट्र महत्तर और विषय महत्तर नामक निकाय भी होते थे, यानी एक परिषद की तरह होते थे। जो राष्ट्र स्तर पर होते थे उन्हें कहा जाता था राष्ट्र महत्तर, और विषय स्तर पर होते थे उन्हें कहा जाता था विषय महत्तर, जो कि शासन चलाने में सहायता करते थे। और इनका जो मुख्य कार्य था वो होता था भू राजस्व की वसूली करना, यानी जो जमीन से, भूमि से जो टैक्स लिया जाता है उसकी वसूली करना और कानून व्यवस्था पर ध्यान देना। इसके अतिरिक्त और भी अधिकारी कर्मचारी होते थे, जैसे भोगपति, नलगवंद, देशग्रामुक। इनके पद वंशानुगत होते थे। इनकी मदद से राजस्व प्रशासन चलाया जाता था। ग्राम प्रशासन में भी ग्राम प्रधान और लेखाकार जैसे अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे। इनके पद भी वंशानुगत होते थे। ऐसा प्रतीत होता है इस व्यवस्था को, जो राष्ट्रकूट कालीन प्रशासन को देखने से, कि ये जो सभी अधिकारी थे इनको लगान मुक्त भूमि का अनुदान दे दिया जाता था। इस तरह से इनका भुगतान होता था, यानी इनको तनख्वाह, वेतन, नगद वेतन नहीं दिया जाता था। नगद वेतन के बदले में इन्हें लगान मुक्त भूमि दे दी जाती थी, जिसकी आय पर इनका अधिकार होता था। ग्राम प्रशासन में सहायता के लिए ग्राम सभा और समितियां भी होती थी। ये समितियां स्थानीय विद्यालयों, तालाबों, मंदिरों और सड़कों के प्रबंधन में सहयोग करती थी। नगरों में भी ऐसी समितियां होती थी जिसमें व्यापारिक संघों के प्रमुख जुड़े होते थे। यानी अधिकारी कर्मचारी तो होते ही थे, साथ ही ऐसी समितियां भी होती थी, सभाएं भी होती थी ग्राम स्तर से लेकर नगर में भी, जो कि प्रशासन चलाने में सहायता करती थी। और नगरों में जो समिति थी जिनमें व्यापारिक संघों के हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राचीन काल में व्यापार, व्यवसाय, उद्योग काफ़ी विकसित अवस्था में था, और हर व्यवसाय से, व्यापार से जुड़े हुए जो व्यापारी होते थे उनके अपने संघ भी होते थे। तो वो जो संघों के प्रमुख थे वो भी इन समितियों से जुड़े होते थे, नगरों की समितियों से। नगरों के आसपास की कानून व्यवस्था बनाए रखना कोतवाल की जिम्मेदारी होती थी। अब सेना का प्रशासन अगर देखें कि सेना कैसी थी, तो राष्ट्रकूट राजाओं के पास एक बड़ी और सुव्यवस्थित सेना थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना। राष्ट्रकूट अपनी सेना में बड़ी संख्या में अरब, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से आयातित घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। यानी इनकी सेना में जो अरब, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया, जो कि अपने अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, वो अपनी सेना में रखते थे। अच्छा, राष्ट्रकूट शासकों ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में व्यापार करने और इस्लाम का प्रचार करने की अनुमति भी दी थी। राष्ट्रकूट राजाओं में वंशानुगत उत्तराधिकार प्रणाली होती थी। राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन उत्तराधिकार के नियम कठोर रूप से निश्चित नहीं थे। जो ज्येष्ठ पुत्र सामान्यतः वो राज्य प्राप्त करता था, जो बड़ा पुत्र था वही राजा बनता था। लेकिन ऐसे कई उदाहरण थे जब ज्येष्ठ पुत्र को अपने छोटे भाइयों से युद्ध करना पड़ा और कभी कभी उसे हार भी गया वो। जैसे ध्रुव और गोविंद चतुर्थ ने अपने बड़े भाइयों को हरा कर सत्ता प्राप्त की थी। यानी वैसे सामान्यतः तो राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनता था, लेकिन इसके अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट काल में कला और वास्तुकला का विकास। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कृष्ण प्रथम ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। यह द्रविड़ शैली में बना एकाश्म गुहा मंदिर है। एकाश्म गुहा मंदिर है जो रॉक कट टेम्पल जिसे कहा जाता है, एक ही पत्थर, एक ही चट्टान में ये मंदिर बनाया गया। इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये मुंबई के पास में स्थित है। विभिन्न राष्ट्रकूट शासक
अलग अलग मत को मानने वाले थे। कोई शैव वैष्णव था, कोई शाक्त था, कोई जैन धर्म का अनुयायी था। तो ऐसे अलग अलग मतों को मानने वाले शासक थे। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। इस पर प्रश्न पूछा गया है, इसे याद रखिएगा कि एलोरा में जो गुफाएं हैं वो बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। अमोघवर्ष या उसके पुत्र कृष्ण द्वितीय ने कर्नाटक के कुक्कनूर शहर में स्थित नवलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राष्ट्रकूट काल में कला और वास्तुकला का भी अच्छा विकास हमें देखने को मिलता है। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।